हेलो प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत है MI2 क्लास के अंतर्गत। और आज हम बात करने वाले हैं BA सेकेंड ईयर वालों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक चीन की संविधान को जानने से पहले चीन की समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में। क्योंकि अगर आपको किसी भी देश के संविधान को समझना है तो सबसे पहले उनका एक राजनीतिक दृष्टिकोण और जहाँ तक हो सके उसका सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसे उस देश की वो जानना जरूरी होता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और वैसे आपको बता देते हैं कि आपकी कॉलेज के अकॉर्डिंग कंटिन्यू जो क्लासेज होती है वो यहाँ पर होती है कि आपके हफ्ते में 2 क्लास होती है। आप लोग कहीं पे भी कुछ भी काम कीजिए लेकिन हफ्ते में 2 दिन आप अपने कॉलेज को दे दीजिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, द बेस्ट रिजल्ट बन के आएगा। और इसके लिए जो इससे पहले की क्लास है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में, उनकी सामाजिक व्यवस्था के बाद संविधान के बारे में बता दिया है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसके बाद चीन के बारे में। तो ये आज हम बात करेंगे चीन के बारे में, ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें हम चीन के सामाजिक और आर्थिक आधार को देखेंगे। और वैसे देखा जाए तो चीन पॉपुलेशन में वर्ल्ड नंबर 1 यानी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चीन की जो आबादी है लगभग 130 1.30 अगर कहूँ, या ये कहूँ कि अगर मैं आपको डायरेक्ट अगर ऐसे समझाऊँ तो 1 अरब 30 लाख 30 करोड़ है। 1 अरब 30 करोड़ ये पॉपुलेशन जो गणना है वो 2000 अपना जो डाटा है ये वो 2017-18 का डाटा है। तो इस अकॉर्डिंग ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब हो सकता है कि ये 145-160 हो चुकी हो, लेकिन ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग, ये बुक के अकॉर्डिंग तो बताया गया कि 1 अरब 30 करोड़ है वो इनकी पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये जो पॉपुलेशन है ना वो बताई गई है, ये पॉपुलेशन बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1991 की पॉपुलेशन ये बताई गई है। ओके, तो ये अपडेट है, इसका मतलब है आज के समय पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो अब देखा जाए तो चीन है वो बहुत ही पॉपुलर जनसंख्या के मामले में। इसी के अलावा चीन है वह सोवियत संघ के विघटन के बाद दूसरा बड़ा देश है जो अपनी व्यवस्था के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है। यानी अगर देखा जाए तो आज क्षेत्रफल के हिसाब से कि भाई कौन सा देश, जैसे रूस सबसे बड़ा है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता चीन जिसकी ये जो क्षेत्रफल है वो बहुत है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से कहें तो 95.9 घन किलोमीटर यही बताया गया है। लाख, यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू है वो है लाख घन वर्ग किलोमीटर ये इनके मैं देखो सीधे से इस पे पॉइंट में आने से पहले कुछ बेसिक डिटेल है वो आपको बता दूं। अब देखो जाए, अगर देखा जाए तो चीन है वो, जैसे मैं भारत के अपने जैसे बात करते हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसी प्रकार से अगर चीन की आपको बताएं तो चीन में 22 तो है प्रांत। चीन कितने प्रांतों में बटा हुआ है? 22 तो प्रांत है इसके अलावा 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं। स्वायत्त क्षेत्रों में बटा हुआ। स्वायत्त क्षेत्र मतलब जो चीन के अधिकृत में, लेकिन उसका पूरा अधिकार वहाँ पर चीन का नहीं है। इसके अलावा 4 नगर पालिकाएँ हैं। यहाँ की नगर पालिका अलग होती है इसलिए इसको अलग से यहाँ पे मेंशन किया है, 4 नगर पालिका। एंड लास्ट में हम बात करेंगे 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में ये जो चीन है वो बटा हुआ है। ओके, ये क्लियरली समझ में आ गया, चीन है वो बटा हुआ है। तो इस प्रकार से ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन में बारे में बता दिया है। अब देखिए अगर बात करी जाए तो जो ताइवान है ना, वो ताइवान जो है वो चीन का 23वां राज्य मान सकते हैं कि ताइवान है चीन का 23वां राज्य है। लेकिन वो वहाँ पे एंड नहीं किया क्योंकि ताइवान को लेकर ताइवान खुद कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि ये चीन है उस पर दावा करता है। इस वजह से इसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, वो 22 प्रांत के अंतर्गत दिया, ठीक है। अब देखो चीन है वो विशाल जनसंख्या और विशाल क्षेत्र के हिसाब से विस्तारवादी नीति को अपनाता है। कौन सी नीति को अपनाता है? विस्तारवादी। इसलिए तो वो भारत के साथ झड़प को भी तैयार हो जाता है। तो चीन की विस्तारवादी नीति है, इस वजह से यहाँ पर ये देखा जाता है। अब देखो चीन में अगर देखा जाए एज उसके थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण को, तो चीन है वो बहुजातीय क्षेत्र। क्या है? बहुजातीय देश है, क्योंकि जिसके अंतर्गत लगभग जो हान जाति है, हान मतलब चीनी जाति, वो चीन के लगभग 93 से 94% तो वही है। इसके अलावा अन्य रूप में मतलब अन्य 7% के आसपास मान लीजिए अन्य जातियों के अंदर पाई जाती है, जैसे मंगोल जाति है, हुई है, तिब्बत है, कोरियन है, मंचून जनजाति वो यहाँ पर पाई जाती है। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ ये बहुभाषी क्षेत्र भी यानी लगभग
150 यहाँ पर भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, 150 भाषाएं लगभग बोली जाती हैं और लगभग यहाँ की 75% है वो साक्षर जनसंख्या है। क्या है? साक्षर जनसंख्या। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक डिटेल इसमें बता दी। अब सीधा सा बढ़ते हैं चीन की सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि भाई चीन में सामाजिक व्यवस्था कैसी है। चीन की सामाजिक व्यवस्था, चीन की मैं पॉइंट भी समझाऊंगा और आप पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट के साथ साथ जो मैं साथ में आपको समझाऊं वो साइड में रिपोर्टर की तरह नोट कर लीजिएगा। तो चीन की सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे क्योंकि संविधान को जानने से पहले उनके समाज के बारे में देखेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम बढ़ते हैं। जैसे पहली बात करें तो चीन का भी जैसे अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको जो समझाए हैं इस अकॉर्डिंग आपको क्या नजर आता है? इस अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि चीन है वो विभिन्न राष्ट्रीयता यहाँ पर निवास करती है, यानी अलग अलग देशों के लोग और उनकी राष्ट्रीयता यहाँ पर बसती हैं। तो विविध राष्ट्रीयता, पहली विशेषता क्या है इनके समाज की? विविध राष्ट्रीयताएं, यानी बहुत सारी अलग अलग राष्ट्रीयताएं पाई जाती है। जो शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो इसे समझाएगा क्योंकि लगभग 94% तो हान जाती है, लेकिन इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको बताया कि विभिन्न जनजातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे चीन में चियांग, हुई, मंगोल, तिब्बती, मांचू, थाई, कोरियाई जातियाँ, ये विभिन्न अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। और साम्यवादी, ये साम्यवादी व्यवस्था है तो साम्यवादी व्यवस्था में धर्म को अफीम की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति भाग्यवाद का पाठ पढ़ता है और संघर्ष से विमुक्त होता है। इस वजह से यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था में धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा कि 94% तो हान जा जाती है। इसके तिब्बत मंगोली है वो अलग अलग जनजाति निवास करती है। दूसरी जैसे टॉपिक पर बात करें तो समाज की जब बात आती है तो परिवार की बात करनी जरूरी है। तो बात करते हैं कि इनके परिवार की कैसी स्थिति है। पहले और आज के समय काफ़ी बदल चुका है क्योंकि चीन आज और पहले, ये बात तो सही है कि चीन आज भी पुरुष प्रधान देश है। क्या है? पुरुष प्रधान देश है। चीन आज भी पुरुष प्रधान देश है। पहले क्या कि जो वहाँ के लेडीज हैं उनको घर के अंदर ही घर के काम काज और पुरुषों की सेवा करना ही दायित्व माना जाता था। लेकिन जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और क्रांति के बाद जो बदलाव हुए ना, उस अकॉर्डिंग स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ और स्त्रियों को भी अब हर जगह बराबर महत्व, कामकाज में तनख्वाह, वेतन वगैरह हर जगह इनको बराबर सुविधा भी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार पुरुष प्रधान है लेकिन वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अब धीरे धीरे ठीक होने लग गए हैं। बात करें तीसरी, तो तीसरा यहाँ पर देखा जाता है शिक्षा व्यवस्था। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे लगभग 75% है वो शिक्षण पाई जाती। देखो पहले क्या होता है कि धनी लोग ही, पहले सिस्टम सब जगह यही था, भारत में हो या कहीं पे हो, पहले शिक्षा है वो धनी लोगों की जागीरी हुआ करती थी कि धनी लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, क्या हुई? साम्यवादी क्रांति हुई और ये आपको पता होगा 1949 के आसपास। तो इसके बाद चीन में शिक्षा का कार्यक्रम बदल ही गया। अब शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व है वो वहाँ की सरकार का है। कहाँ का है? सरकार का। क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है, पूरी तरह से व्यवस्था है, संचालन जो पूरा होता है देश का वो एक सरकार के नियंत्रित और अधिनियत होता है। इस प्रकार से चीन में अब शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा और शिक्षा को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और शिक्षा यहाँ पर तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। जो उनके शिक्षा हैं वो रोजगार के रोजगार के भी काम आती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए सांस्कृतिक जीवन, चीन का सांस्कृतिक जीवन, कल्चरल लाइफ स्टाइल कैसी है, तो यहाँ पर कहा गया कि चीन संविधान का प्रमुख लक्ष्य है, चीन संविधान का प्रमुख लक्ष्य है सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास करना। चीन के संविधान का भी लक्ष्य है कि इनके देशों का सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास करना, तो इनके संविधान में कहा गया। इसके अलावा ये भी है कि जब किसी जैसे समय यहाँ पर समाज की स्थिति देख रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था, तो वहाँ पे सांस्कृतिक जीवन की कल्पना किए बिना, वर्णन किए बिना टॉपिक पूरा होता ही नहीं है। इस वजह से चीन में शुरुआत से ही वहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास को महत्व दिया गया। और आपको पता है कि जब साम्यवादी व्यवस्था है तो वो पूंजीवाद के विरोध में होती है, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में है। इस वजह से यहाँ पर सामाजिक दायित्व को मतलब सामाजिक व्यवस्था को सबसे ज़्यादा गहराई से अपनाया गया है। और माओ चीन में
माहो जनजातियों के द्वारा चीन में बुर्जुआ संस्कृति की जगह समाजवादी और साम्यवादी संस्कृति का विकास हुआ है। और चीन में वहाँ 1 जनवरी हो तो एक नव वर्ष के रूप में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। चीन में 1 अक्टूबर का दिन आता है तो इसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में। और 1 जनवरी होता है उसे नव वर्ष के रूप में और जोश के साथ मनाया जाता है। इसका मतलब ये सांस्कृतिक और संस्कृति शैक्षणिक प्रिय है, यानी संस्कृति वैल्यू को महत्व देते हैं, संस्कृति प्रधान समाज है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर साम्यवादी क्रांति हो जाने से क्या हुआ? सेना की भूमिका है वो बढ़ गई। इनके समाज में सेना और सेना से संबंधित तत्वों की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि लुसिन पाई ने भी लिखा है कि विश्व के अन्य किसी भी देश में सैनिक ने इतने लंबे तक राजनीति को प्रभावित नहीं किया जितना चीन में किया है। क्योंकि साम्यवादी क्रांति के बाद सैनिक नियंत्रण समिति और सैनिक प्रशासन समिति के माध्यम में चीन पर शासन हुआ, यानी सैनिकी व्यवस्था का प्रभाव चीन में देखा गया है। और 1973 में जब साम्यवादी दल ने 10वें अधिवेशन को जब डिक्लेयर किया गया, उस समय उनका उद्देश्य भी यही था कि सेना एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साम्यवादी दल का नियंत्रण रहे, यानी सेना का। क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद तुरंत ही सैनिक शासन है वो वहाँ पे काबिज हो जाता है, यानी सैनिकों को महत्व दिया गया है। और यहाँ पर एक लाइन और भी कही गई है कि माओ की मृत्यु के बाद फुओ फेंग को भी सैनिक सहायता लेनी पड़ी थी, उन्हें सेना का समर्थन प्राप्त था। तो आज चीनी साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण जो जड़ है ना वो चीनी अधिकारी, यानी देखो सिंपली बात करूँ, चीन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दल है ना, जनवादी कांग्रेस दल, ठीक है ना, जनवादी जो दल है, उसमें भी सैनिकों को एक अलग पद और वरीयता ओहदा दिया जाता है। यानी सेना चीन में राजनीतिक पदों पर बड़े बड़े सैनिक अधिकारी बैठते हैं और सेना का उनकी राजनीतिक संचालन में, शासन में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, यानी सेना का बहुत ही बड़ा हाथ उनके शासन संचालन में है। तो ये इनके समाज के बारे में हमने देख लिया। अब सीधा सा मैं बढ़ता हूँ चीन के आर्थिक व्यवस्था के बारे में। वैसे देखा जाए चीन बढ़ती हुई ताकत है, आर्थिक व्यवस्था की ताकत के रूप में काम कर रही है। तो इस वजह से अब हम देख रहे हैं चीन का सिंपली जो अगर बात करें आर्थिक आधार कैसा है, चीन में आर्थिक व्यवस्था कैसी है वो भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान आ जाए, ठीक है ना। चीन की आर्थिक व्यवस्था तो देखिए थोड़ा हार्ड एंड फास्ट हम करेंगे, टॉपिक जल्दी करेंगे और बहुत ही इजीली और सॉफ्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमने बात करा कि चीन की आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम पहले ये बात करें कि ये कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, ओके। अब देखिए चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद सब कुछ चीज़ें हैं वो बदल चुकी थी, हर चीज़ें हैं वो नए तौर पर और बदलाव के साथ सामने आई थी। इस प्रकार से चीन में अब कृषि के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को डेवलप करने के लिए अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। और चीन शुरुआत में एक बंद आर्थिक व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे 1978 के बाद चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। 1978 में चीन ने कौन सी नीति अपनाई? खुले द्वार की। खुले द्वार का मतलब होता है कि एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विश्व के सामने अपनी व्यवस्था को बढ़ावा देता है, यानी अपनी नीति को सभी देशों के लिए सामंजस्यकारी बनाता ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट करें और यहाँ का माल बाहर का माल यहाँ सके, यानी उदारीकरण, ठीक है ना। तो खुले द्वार की नीति 1978 में, यानी साम्यवादी व्यवस्था के बाद काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। और इस तरह से फिर चीन में औद्योगिकरण में आगे आने की महत्वपूर्ण अभिलाषा थी, क्योंकि इसको एशिया में शक्तिशाली बनना था, आर्थिक राजनीतिक हर क्षेत्र में। इस हिसाब से इसने औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया, विदेशी व्यापार उनके बढ़ाने पर उनको लोगों का महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था है वह विशेष रूप से उनके औद्योगिक क्षेत्र पर अब ध्यान देने लगी है। तो पॉइंट टू पॉइंट बढ़े, थोड़ा सा मैंने समरी आपको बता ही दिया है। लेकिन इसके लिए बात करें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा की ओर, साम्यवादी, पहले क्या बात करें? साम्यवादी। पहले जो चीन था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग ही चलता था। तो साम्यवादी अवस्था से वह किस ओर चला गया है? वह चला गया है बाजार अर्थव्यवस्था।
देखिए, चीन पहले साम्यवादी व्यवस्था को परिपूर्ण अपनाना था, लेकिन समय बदलने के साथ इसने साम्यवादी व्यवस्था से किस ओर बढ़ने की कोशिश की, बाजारी अर्थव्यवस्था। बाजारी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, देखिए साम्यवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि एक साम्यवादी देश, इसका मतलब वहाँ पर सरकार का व्यक्ति के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। वहाँ पे दुकानें भी सरकारी होगी, कल कारखाने भी सरकारी होंगे, कृषि कार्य भी सामुदायिक रूप में सरकारी स्तर पर किए जाएंगे, यानी हर स्तर पर साम्यवादी व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण रहता है। तो इस तरह से वहाँ पर अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं पाई थी, या एक मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं हो पाई थी इकोनॉमी लेवल पर। तो उन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था से अपने आप को बाजार के उन्मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान दिया कि लोगों को अगर निजी संपत्ति को महत्व दिया जाए तो लोग अपने स्वतंत्र स्तर पर बाजारों में रुचि लेंगे, उद्योगों में रुचि लेंगे, और चीन है वो विश्व अर्थव्यवस्था में बाजारी उन्मुख व्यवस्था से अपने आप को लाभान्वित करेगा। इस वजह से ये व्यवस्था इनकी बदल दी गई, यानी सबसे बड़ा बाजारी अर्थव्यवस्था का उनकी साम्यवादी क्रांति के कारण को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी मैंने बात करी कि इनकी जो आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि का विकास, क्योंकि पहले ही बता दिए कृषि प्रधान देश तो है, कृषि प्रधान देश तो है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे जरूरी, जो दूसरी मैंने आपको बात करी कि दूसरी ये बात कि भाई यहाँ पर जो चीन है ना, वो बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था को तो अपनाता ही है, लेकिन यहाँ पर कृषि को भी ज़्यादा महत्व दिया गया। कृषि हर स्तर पर हमेशा वहाँ पर टॉप रही है। तो कृषि के इसी उत्पन्न मतलब इसी विकसित प्रभाव के कारण वहाँ पर धीरे धीरे कृषि ने उनके उद्योगों को भी महत्वपूर्ण सपोर्ट किया है। कहने का मतलब है कि कृषि का विकास उनके औद्योगिकरण में सपोर्ट करता है। कृषि का विकास है वो उनको औद्योगिकरण में सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से इनका जो औद्योगिकरण है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर आया है, क्योंकि इनके पूरा क्रेडिट हम यहाँ पर दे सकते हैं कृषि को। किसको दे सकते हैं? कृषि को दे सकते हैं। तो कृषि का यहाँ पर विकास हुआ है, क्योंकि साम्यवादी क्रांति से कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। देख लीजिएगा, अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो फिर जब साम्यवादी व्यवस्था थी उस समय कृषि की कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन समय बदला। क्या बदला? समय बदला, और समय बदलने के साथ कृषि के क्षेत्र में सुधार हुआ, उन्नति हुई, जागृति हुई, और कृषि के विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। क्योंकि साम्यवादी क्रांति के बाद पूरी तरह से साम्यवादी क्रांति हुई, इसके बाद पूरी तरह से कृषि पर ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है। इसको जितना ध्यान दोगे उतनी ही देश की आय है या इनकम है वो बढ़ेगी। तो इसको ध्यान दिया गया, और साथ ही साथ अब बाजारिक व्यवस्था अपनाना, यानी बाजार अर्थव्यवस्था को बाजार के आधार पर डेवलप करना था। तो अब कृषि के साथ साथ उद्योगों पर ध्यान देना था, उद्योगों के ऊपर ध्यान देना था, ताकि कृषि है उसके वजह पर उद्योग भी आगे बढ़े। तो जैसे कि भी मैंने बताया कि 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी। 1949 में क्या हुआ? साम्यवादी क्रांति। उससे पहले चीन में औद्योगिक विकास नहीं था, औद्योगिकरण का वातावरण नहीं था। लेकिन चीन में जब साम्यवादी क्रांति हुई तो उनकी देश की पूरी व्यवस्था ही बदल गई। बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपना दिया गया, और विश्व के सामने अपने आप को शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करने के लिए उद्योगों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और आज के समय देखें तो औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में चीन सबसे आगे हैं। हर जगह देखा जाए तो चीनी माल उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि इसने अपने क्षेत्र को काफ़ी विकसित किया है। और यहाँ पर देखा जाए तो बिजली, मशीन, पेट्रोलियम जैसे उत्पादों को बढ़ावा मिला है, और यहाँ पर जो उद्योग है वो आधुनिक तकनीकी से आगे बढ़ रहा है। तो इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, इनकम को मजबूत करने में उद्योग भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें कि इनकी आर्थिक व्यवस्था का जो आधार है वो ट्रेड यूनियन। क्या है? ट्रेड यूनियन। देखो ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन ताकि व्यापार के लिए उनके यूनियन बने होते हैं। व्यापार के लिए क्या बने होते हैं? क्योंकि यूनियन बने होते हैं, ताकि समय समय पर होने वाली अव्यवस्थाओं को व्यापारिक ट्रेड यूनियन के द्वारा समस्या का समाधान किया जाने लगे। तो चीन में ट्रेड यूनियन का प्रसार बहुत ज़्यादा है, और इसको एक साधन के रूप में भी लिया जाता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन मजदूर दल और दल के बीच कड़ी का काम करता है और मध्यम वर्ग में सामंजस्य रखता है। यानी उद्योगों में, बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको शोषण या हरण होता है, नुकसान होता है, बेरोजगारी होती है। तो फिर कौन सुरक्षा करेगा? तो चीन में श्रमिक संघ बने हुए ट्रेड यूनियन, जैसे मजदूर श्रमिक संगठन हुआ, ये अपने हितों के लिए यूनियन में संघर्ष करते हैं और समाज में अपने हक की बात करते हैं। ओके,
बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट पर। तो 5वां नंबर यहाँ पर है विदेशी व्यापार। चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वहाँ का विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चीन है वो अब आत्मनिर्भर हो चुका है, यानी अपना खुद का सर्च इंजन, खुद के फ़ोन, खुद का नेटवर्क भी बनाया हुआ है, खुद की ज़रूरत के सभी सामान वो उत्पादन करता है। वो चाहता है कि खुद की देश की ज़रूरत खुद यहाँ पर उत्पादित करें, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और उल्टा विकसित ज़्यादा उत्पादन हो तो बेचा जाए। इस प्रकार से इनके माल दूसरी जगह आते, यानी वो अपने देश के लोगों में छोटे मोटे रोजगार उपलब्ध कराकर उनको सक्षम बनाना चाहता है और साथ ही साथ अपना जो प्रभाव है मार्केट का वो विश्व के सभी देशों में छोड़ना चाहता है। तो यह तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा हाथ है, विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा हाथ है। तो 1966 ध्यान रखिएगा, 1966 के बाद यहाँ पर जब सांस्कृतिक क्रांति हुई, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, तो इसके बाद विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चीन ने पहले वो विदेशी व्यापार पर ध्यान नहीं देता, लेकिन 1966 के बाद में विदेशी व्यापार पर पूरा ध्यान दिया जाने लगा कि जितनी ज़्यादा उन्नति विदेशी व्यापार में होगी वो देश उतना ही उन्नति करेगा। तो इस प्रकार से चीन में उनके आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में वहाँ की विभिन्न तरह की विदेशी व्यापार नीतियाँ और व्यापार महत्वपूर्ण योगदान देता है। और सोवियत संघ की मदद से अनेक उद्योगों की स्थापना हुई, तो चीन के राष्ट्रीय उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई। आज चीन है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, उनको टक्कर देता है। तो इस प्रकार से चीन की अर्थव्यवस्था में ये कुछ प्रमुख मोटे तौर पे पॉइंट है जो चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सोवियत संघ की तरह धीरे धीरे यहाँ पे सत्ता का वैकल्पिक केंद्र चीन ही रहा है, और आज धीरे धीरे ये अपनी नवीन नीति और अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण के तरफ विश्व एक ध्रुवीकरण की ओर अपने आप को एशिया में शक्तिशाली बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? शक्तिशाली बनाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो विश्व की या यूरोप के अंदर मेरा प्रभाव चलेगा। तो ये इनकी नीति है, ये इनकी क्या है? नीति है। इस प्रकार से आज डियर स्टूडेंट मैंने आपको सिंपली शॉर्ट और इजी वे में समझाने का प्रयास किया है कि चीन का सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या है, उनके आधार के और किस आधार पर चीन एक शक्तिशाली व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।